हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है RTE 2009 निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें से एक क्वेश्चन रीट के एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा जाता है। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि RTE 2009 का पूरा नाम क्या है। तो इसमें एक एक वर्ड पर फोकस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इस एक जैसे ही ऑप्शंस दिए होते हैं, बस एक आधा वर्ड जो है वो आगे पीछे किया होता है या हटा दिया जाता है। तो इसका पूरा नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसकी पहली धारा, इसमें 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय है, और इसकी जो अनुसूची है वो एक अनुसूची है इसमें। तो पहली धारा में आपके पास है फुल फॉर्म। धारा 1 में प्रारंभिक परिचय दिया गया है और इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दावली है, अर्थात इसके अंदर आपको जो भी इस पूरे के पूरे RTE 2009 में वर्ड्स दिए गए हैं, उनके कठिन शब्द के अर्थ बताए गए हैं। सपोज अगर बालक वर्ड दिया है, तो यहाँ पर बालक का मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही ये यूज़ किया गया है। अगर कहीं प्रारंभिक शिक्षा लिखा है, तो वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए ही लिखा गया है। अगर कहीं समुचित शिक्षा लिखा है, तो वो पूर्व प्रारंभिक से लेकर कक्षा 12 तक के लिए लिखा गया है। अनुवीक्षण का मतलब है प्रवेश प्रक्रिया। समुचित सरकार, स्थानीय निकाय, समुचित सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। स्थानीय निकाय वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है, सपोज ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई। और दुर्बल वर्ग का मतलब है BPL परिवार, और वंचित वर्ग का मतलब है SC, ST, OBC, EWS। ये दोनों धाराएं अध्याय 1 में आती है और इस अध्याय का नाम है प्रस्तावना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अध्याय 1 इसका नाम है प्रस्तावना, और इसमें 2 धाराएं दे रखी है। पहली में पूरा नाम है, दूसरी में इसकी परिभाषाएं दे रखी है। तो 1 में फुल फॉर्म, सेकंड में परिभाषा 2 में परिभाषा 2। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अध्याय 1 नाम प्रस्तावना, और प्रस्तावना में 2 धाराएं हैं। पहली धारा है फुल फॉर्म की, दूसरी धारा है परिभाषाओं की। आई होप ये आपको अध्याय 1 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में हमारे पास धाराएं हैं। पहली धारा है हमारे पास अध्याय 2 में तीसरी धारा, है ना। और तीसरी धारा में इसके प्रावधान का वर्णन किया गया है कि अध्याय 2 के अंदर, अध्याय 2 में धारा 3 जो दे रखी है, उसमें आपको इसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का पूरा अधिकार है। और इसके बाद आती है धारा 4, और धारा 4 में क्या वर्णन किया गया है? ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि अगर कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट है तो उसे या कहीं, मतलब ड्रॉप आउट का मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है बीच में, और उसके बाद अगर वो आना चाहता है, वापस से पढ़ना चाहता है, तो उस बालक को पुनः प्रवेश दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा उसे? कौन सी क्लास में? जो भी उसकी आयु है, उसके आयु के अकॉर्डिंग उसे क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। धारा 3 में RTE के लागू होने का प्रावधान दिया गया है, और धारा 4 में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। इसी के अंदर धारा 5 भी आती है, और धारा 5 में क्या वर्णन किया गया है? अगर कोई बच्चा TC लेकर जाना चाहता है, तो कोई भी स्कूल उसे TC देने से मना नहीं कर सकता। जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहा है, उस स्कूल को छोड़कर अगर वो किसी और स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो स्कूल उसे बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत उसे TC देगा। धारा 5 किससे संबंधित है? TC से संबंधित है। तो धारा 3, 4 और 5 ये तीनों किस अध्याय में आ जाएंगी? हमारे पास अध्याय 2 में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से देख ले। धारा 1 किस में थी? अध्याय 1 में थी। धारा 1 और 2 किस में थी? अध्याय 1 में थी। और धारा 3, 4 और 5 किस में है? अध्याय 2 के अंदर है। तो अच्छे से इसको पढ़ लें। धारा वापिस से रिपीट कर देती हूँ। धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है, इसके प्रावधान के बारे में। 4 में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, और 5 में TC। दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5 हम करते हैं। 1 में डेफिनेशन, फुल फॉर्म, सेकेंड में डेफिनेशन, तीसरे में प्रावधान, चौथे में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, 5 में TC।
आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। रिपीट कर लें। 1 फुल फॉर्म, 2 डेफिनेशन, 3 वेरी गुड, 4 ड्रॉप आउट, 5 टीसी, वेरी गुड। अब धारा 6 पर चलते हैं हम। तो धारा 6 में विद्यालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। कितने किलोमीटर पर, कौन सी क्लास का स्कूल है, वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। तो आप इसे ऐसे याद करें, आप पहली से 5वीं, आप पहले क्लासेस लिख लें, 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं। और राइट हैंड साइड में ऑड नंबर्स लिख लें, विषम संख्या लिख लें, 1 3 5 और 7। तो 1 से 5वीं 1 किलोमीटर, 6 से 8वीं 3 किलोमीटर, 9वीं से 10वीं 5 किलोमीटर और 11वीं 12वीं 7 किलोमीटर। ठीक है। अब 6 से 8वीं में एक अमेंडमेंट कर लें आप कि शहरी स्कूल है तो वो 3 किलोमीटर और ग्रामीण स्कूल है तो वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। धारा 3 में किसका वर्णन है? विद्यालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं 12वीं, 1 3 5 और 7। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। धारा 6 किस में आती है? अध्याय 3 में आती है। अध्याय 1 में पहली दूसरी थी, अध्याय 2 में तीसरी चौथी पांचवी थी और अब अध्याय तीसरा स्टार्ट हो गया, जो कहाँ से स्टार्ट है? धारा 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अध्याय 6 में, धारा 6 में क्या है? विद्यालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद आप याद करें धारा 7 का मिलकर 7 मिलकर काम करेंगे। कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। धारा 7 में वित्तीय अनुपात का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार का वित्तीय अनुपात कितना रहेगा और राज्य सरकार का क्या उसमें योगदान रहेगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान कितना है? 60:40 का है। यही अगर पूर्वोत्तर राज्य हैं तो 90:1 का है। और डॉक्टर अनिल की जो कमेटी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने उचित अनुपात दिया था 68:32 का। ठीक है। तो अच्छे से देख लें, धारा 7 में केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। अब इसके बाद धारा 8, 9 और 10 को एक साथ याद करें। 8 में समुचित सरकार, मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था, समुचित सरकार का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। तो 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य, 9 में स्थानीय निकायों के कर्तव्य और 10 में माता पिता के कर्तव्य हैं। 8, 9, 10। 8 में समुचित सरकार के, 9 में स्थानीय निकाय के और 10 के अंदर माता पिता के कर्तव्य हैं। 6 में क्या था? विद्यालय। 7 में 7 मिलकर काम करेंगे। 8 में समुचित सरकार के, 9 में स्थानीय निकायों के और 10 में माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। माता पिता के क्या कर्तव्य हैं? इनके क्या कर्तव्य हैं? बिल्कुल यही है कि समुचित सरकार है, उनको क्या काम करने हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं शिक्षा को लेकर, वो उनका वर्णन इसमें किया गया है। स्थानीय निकाय के क्या कर्तव्य हैं, इसका वर्णन इस धारा 9 में किया गया है। और धारा 10 में माता पिता का क्या कर्तव्य है? अभिभावक से यहाँ पर मतलब माता पिता, अगर जिन बच्चे के माता पिता नहीं है तो यहाँ पर उनके गार्जियंस आ जाएंगे। ठीक है। तो अभिभावकों के कर्तव्य है कि वो इस जो भी ये बालकों को शिक्षा है उसके लिए जितने भी नियम हैं उनका फ़ायदा उठाएं, जितनी भी इनके लिए योजनाएं चलाई गई हैं वो उसका लाभ उठाएं और बच्चों को पढ़ाएं। 11 में 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता से पूर्व प्राथमिक शिक्षाएं देंगी। कौन देंगी? समुचित सरकारें देंगी। धारा 11 में आंगनवाड़ी है। धारा 11 आंगनवाड़ी, धारा 11 आंगनवाड़ी, धारा 11 आंगनवाड़ी। धारा 6 से लेकर 11 तक के ये अध्याय 3 में आ जाएंगे। ठीक है। इसे समुचित सरकार, स्थानीय निकाय और माता पिता के कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। आपने देखा ही होगा कि इसमें सिर्फ कर्तव्य ही तो लगभग बताए गए हैं। पहला 6 अध्याय में, 6 धारा में क्या था? विद्यालयों की स्थापना कौन करेगा? सरकार ही करेगी। 7 में क्या है? केंद्र सरकार का वित्तीय अनुपात, ये भी सरकार ही तो करेगी। 8 में क्या था? समुचित सरकार के कर्तव्य। 9 में क्या था? स्थानीय निकाय के कर्तव्य। 10 में क्या था? माता पिता के कर्तव्य। तो अध्याय 3 का नाम क्या हो गया? समुचित सरकार, स्थानीय निकाय और माता पिता के कर्तव्य। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 12 के अंदर रिजर्वेशन दिया गया कि 25% जो निजी विद्यालय उनमें 25% जो विद्यार्थी है वो RTE के तहत लगाए जाएंगे। ठीक है। RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% गरीब बच्चों को
पढ़ाया जाएगा निजी विद्यालयों के अंदर। इसका वहन कौन करेगा? इसका वहन जो करेगी वो गवर्नमेंट करेगी, इसका जो खर्चा उठाएगी वो गवर्नमेंट उठाएगी। इस आरक्षण के कारण पुनर्भरण विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने के लिए जस्टिस शिव कुमार कमेटी का गठन किया गया था। धारा 13 में आप याद कर सकते हैं इसे कि 13 कोई शुल्क नहीं है, मतलब कोई भी फीस नहीं, एडमिशन फीस नहीं ली जा सकती बच्चे से, कोई भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो पहली बार में 25,000 रुपये, दूसरी बार में 50,000 रुपये, तीसरी बार में मान्यता रद्द, और लगातार अगर ऐसा करता है तो 10,000 से 1 लाख तक का रोज जुर्माना लगेगा। तो धारा 12 एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। 12 में 25% रिजर्वेशन वाला निजी विद्यालयों में, 13 में 13 कोई शुल्क नहीं, 14 के अंदर बच्चे से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, उसकी आयु, जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं भी है तो भी उसको एडमिशन दिया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। 15 में क्या है? धारा 15 के अंदर जो भी गवर्नमेंट को स्कूल के रिकॉर्ड भेजने हैं, कितने एडमिशन्स हो गए, स्कूल की जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को, वो 30 सितंबर तक भेजने हैं। लेकिन फिर भी अगर इसके बाद भी कोई बच्चा आता है तो उसको एडमिशन लेना है, मना नहीं करना है। 30 सितंबर तक मानी जाती है। 15 का दुगना 30, तो 30 सितंबर वाली डिटेल किस में है? धारा 15 में है, क्योंकि ओवरव्यू क्वेश्चन अगर आता है तो यही पूछता है कि 30 सितंबर तक जो सारा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास है किस धारा में वर्णित है, तो 30 का आधा कर लो 15, धारा 15 में। धारा 16 में क्या वर्णन है? धारा 16 में वर्णन किया गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी 8वीं तक का है उसे फेल नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 जनवरी 2019 के बाद इस धारा में बदलाव किया गया है कि अगर कोई आवश्यकता से अधिक बच्चा है जो पास ही नहीं हो सकता, ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उसे फेल भी किया जा सकता है। तो इसमें 2 डेट्स हैं। एक तो पहले मैंने आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से ये पूरे भारत में लागू हो गई है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। एक तो 5 अगस्त 2019 वाली वो डेट, और एक ये 3 जनवरी 2019 वाली ये डेट कि 2019 के बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया। अच्छे से याद कर लें। 17 में कोई खतरा नहीं, किसको? विद्यार्थी को। कौन सा खतरा होता है बच्चे को? मारपीट, स्कूल में टीचर्स पिटाई करें, मानसिक और शारीरिक दंड बच्चे को नहीं दिया जा सकता। ये किस में वर्णित है? 17 में। 17 में कोई खतरा नहीं। 18 में मान्यता आ जाती है, कोई भी मान्यता के बिना विद्यालय संचालित नहीं कर सकता। 19 में क्या है? प्रबंधन। काय का प्रबंधन? भवन होना चाहिए, उनके पास प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, मतलब जो भी मापदंड है वो इसमें आते हैं। मान्यता 18 में, मापदंड 19 के अंदर है। अगर उसके पास बिल्डिंग नहीं है स्कूल के पास प्रॉपर, तो 3 वर्ष के भीतर उन्हें ये बनाना होगा। ये किस में वर्णित है? धारा 19 में वर्णित है। रिपीट कर दूं मैं। 12 में 25% रिजर्वेशन, 13 में 13 कोई शुल्क नहीं, 14 के अंदर बिना डॉक्यूमेंट्स के, 15 में 30 सितंबर तक डिटेल भेजनी, 16 में बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, 17 में कोई खतरा नहीं, 18 में स्कूल मान्यता के बिना नहीं चलेगा, 19 में उसे मापदंड पूरे करने होंगे, 20 में केंद्र सरकार के द्वारा आरटीई के अंतर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जाएगी। मतलब धारा 20 में है कि अगर कोई भी परिवर्तन किया जाता है आरटीई में तो उसकी अधिसूचना जारी करनी होगी और उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बिना ऐसे ही अमेंडमेंट नहीं हो सकते, उसकी अधिसूचना बकायदा जारी की जाएगी। 21 में क्या है? धारा 21 में क्या वर्णन किया गया है? धारा 21 में एसएमसी। एसएमसी क्या है? एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है? इसमें अभिभावक भी, अध्यक्ष अभिभावक होते हैं, उपाध्यक्ष भी अभिभावक होते हैं, सचिव संस्था प्रधान होते हैं, और इसमें कुल सदस्य 16 होते हैं। 75% अभिभावक होते हैं, 25% प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं, 50% महिलाओं को आरक्षण होता है, और इसकी बैठक जो होती है वो अमावस्या के दिन होती है। धारा 21 में किसका वर्णन है? एसएमसी का वर्णन है। एसएमसी की ये डिटेल ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है। अध्यक्ष अभिभावक, उपाध्यक्ष अभिभावक, तो 75% तो इसमें अभिभावक हो गए, 25% प्रबंध समिति के सदस्य हो गए, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। होंगे कितने सदस्य? 16 सदस्य होंगे। बैठक कब करेंगे? अमावस्या के दिन की जाएगी। धारा 22 में क्या वर्णन है? एसएमसी के द्वारा विद्यालय से संबंधित विकास योजनाओं का संचालन किया जाएगा।
डेवलपमेंट SDMC, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी विकास की योजनाएं जो है ये किस में वर्णित है? धारा 22 में। 23 में क्या है? जो हम रीट का एग्जाम देते हैं, BEd BSTC, ये सब चीज़ें जो योग्यताएं हैं ये किस में वर्णित है? धारा 23 में। शिक्षकों की उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास शैक्षिक योग्यताएं होगी। 23 के अंदर टीचर्स के गुण बताए गए हैं कि समय पे आना चाहिए, जो भी निर्धारित उनको कार्य दिए गए हैं वो उन्हें करने होंगे। 24 के अंदर क्या है? इसके अंतर्गत आदर्श शिक्षकों के गुण वर्णित किए गए हैं। ठीक है, कि टीचर को SMC की बैठकों में भाग लेना होगा, एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे का कलांश लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट धारा है उसमें रेशो का वर्णन किया गया है कि 60 से कम है, मतलब वैसे तो देखो 1st to 5th में कितने टीचर्स होने चाहिए, 6 to 8 में कितने टीचर होने चाहिए। धारा 25 में ये वर्णन किया गया है कि 40 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक 1ली से 5वीं और 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक 6ठी से 8वीं। लेकिन जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के लिए 30:1 रखा गया है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लें, इसमें से क्वेश्चन आता है और ये तीनों चारों अनुपात दिए होते हैं और पेपर में एक वर्ड की वजह से ही हमारा क्वेश्चन या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो जो इसमें वर्णित है 1ली से 5वीं तक 40:1, ठीक है, और 6ठी से 8वीं तक 35:1, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक 30:1 का अनुपात दिया गया है। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात या कितने शिक्षक, 60 से कम हो तो 2 शिक्षक अवेलेबल होंगे, 61 से 90 पे 3 शिक्षक अवेलेबल होंगे, 91 से 120 पे 4 शिक्षक और 121 से 200 पर 5 शिक्षक के साथ एक HM भी अवेलेबल होंगे। मतलब अगर विद्यार्थियों की संख्या 150 से ऊपर हो जाती है तो उन्हें उस स्कूल में HM की नियुक्ति की जाती है। अगर HM नहीं है तो फिर वो स्कूल कैसा होता है? तो वो स्कूल पास ही में जो उनके बड़ा स्कूल लगता है वो संचालित करता है अगर 150 से कम विद्यार्थी हो तो। 27 में सताया नहीं जाएगा। किसको नहीं सताया जाएगा? टीचर्स को। ट्रिक है याद करने की कि जनगणना, आपदा, चुनाव, इसके अतिरिक्त टीचर को कोई और काम नहीं दिया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, 27 के बाद अगर हम बात करें 28 की, 28 और 29, तो 28 के अंदर कोई टीचर प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकता। 29 के अंदर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का वर्णन किया गया है। तो छोटे छोटे कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए। आपका क्वेश्चन में अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो उस कीवर्ड से ही आपकी ये धारा जो है एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। 28 अच्छे से याद कर लेना, ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते। 29 में मूल्यांकन प्रणाली CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था है, वो भी इसी में दे रखी है। धारा 30 में क्या दिया हुआ है? किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो धारा 29 के दोनों भाग और धारा 30 किस अध्याय में आती है? अध्याय 5 में आती है और इसका नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम, ये इसका नाम है। धारा 31 में क्या है? बालकों के अधिकारों के संरक्षण का जो गठन है, मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस में वर्णित है? 31 में। क्या होता है? बच्चे के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार होता है तो वो उसका संरक्षण कौन करेगा? ये धारा करेगी। बालक अधिकार संरक्षण आयोग होगा। इसमें शिकायत कौन कर सकता है? वो धारा 32 में वर्णित है। धारा 32 में क्या बताया गया कि कोई भी है जो इसमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंदर शिकायत दर्ज करवा सकता है, लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। धारा 33 और 34 एक साथ याद करें। धारा 33 में केंद्र सरकार को RTE के संबंध में सुझाव देने के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनेगी और 34 में राज्य सरकार के लिए सदस्य दोनों में 15 रहेंगे। 33 में केंद्र सरकार के लिए और 34 में राज्य सरकार के लिए। 33 में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, 34 में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और दोनों में ही उपस्थिति नहीं होने पर अध्यक्ष के कौन अध्यक्षता करेंगे? इसकी शिक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। सदस्य कितने होंगे? 15। 33वां किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। 34वां किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। अब क्या होगा इसमें? इनको सुझाव देने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और 31 से लेकर 34 तक किसमें आ गए? अध्याय 6 में सम्मिलित
हो गए हैं। और इसमें बाल संरक्षण प्रावधान के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बच्चों के जो है संरक्षण के बारे में बताया गया कि बालक का संरक्षण। बालक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। धारा 35 के अंदर है समुचित सरकार के द्वारा आरटीई से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाएंगे। बच्चों से संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं वो किस में जारी किए जाएंगे? आरटीई से संबंधित जो भी मार्गदर्शी दिशा निर्देश है वो धारा 25 के अकॉर्डिंग जारी किए जाएंगे। 36 में क्या है? किसी भी स्कूल पर कार्रवाई करने से पूर्व स्थानीय अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। 37 में क्या है? अगर कोई कार्य परोपकार की भावना से किया जाता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जाएगी। तो ये धाराएं आप अच्छे से कर लेना। 38वीं धारा है कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहे तो उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो धारा 1 से लेकर 38 तक आई होप मैंने आपको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया और थोड़ा इसको समझा भी दिया है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैं बता दूं कि ये लोकसभा में पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। इससे पहले ये राज्यसभा में पारित किया गया था और उसकी डेट क्या थी? 20 जुलाई 2009। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने साइन कब किए थे इस पे? 26 अगस्त 2009 को। और इसकी अधिसूचना जारी कब की गई थी? 10 फरवरी 2010 को। और संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को जारी किया गया था। ठीक है, इसकी सारी जो धाराएं हैं उसमें से एक बार मैं इम्पॉर्टेंट और बता दूं आपको। 2 में परिभाषा 2, 4 में ड्रॉप आउट स्टूडेंट, 5 में टीसी। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विद्यालयों की स्थापना के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। 17 में विद्यालयों को मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती, शारीरिक भी नहीं दी जा सकती। 7 में वित्तीय अनुपात है। ठीक है, और 25% रिजर्वेशन किस में दिया गया है? 12 में दिया गया है। 13 में कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। फिर इसके बाद बात करें तो 15वीं धारा में 30% वाला था, 30 सितंबर वाला था कि 30 सितंबर तक डिटेल देनी है। और 27 में टीचर से संबंधित था कि उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाएगा, ये 3 वर्णित के अलावा। 28 में आ जाए तो ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते हैं। 21 में एसएमसी का गठन था। 22 में एसडीएमसी विकास योजनाओं के बारे में था। और इसके अलावा धारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं। और इसमें मैंने वैसे आपको सारी ही बता दी है, सारी ही इम्पॉर्टेंट है। 18 में विद्यालय मान्यता के बिना संचालित नहीं किया जा सकता। तो आप दो धारा एक साथ देखो क्योंकि इनका लगभग वर्णन एक साथ ही किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि धारा 20 के अंदर क्या दिया गया है कि कोई भी अधिसूचना जारी की जाती है तो वो इसके अकॉर्डिंग जारी की जाएगी। ठीक है, कोई भी अधिसूचना, एक यहाँ पर अधिसूचना है और एक हमने आगे डिटेल में बात किया था, वहाँ पर हमने किया था जो मार्गदर्शी जो भी जारी होगी, डिटेल जारी होगी, है ना। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को अच्छे से देख लेना। ओके, मैंने आपको एक एक धारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, इनकी डेट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। 29 के अंदर मूल्यांकन है। 28 में क्या था? फिर कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। तो ये मूल्यांकन का टॉपिक हमारे सिलेबस में तो धारा 29 भी पूछी जाती है। 30 में बोर्ड परीक्षा का था कि किसी भी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते। 31 में बाल अधिकार संरक्षण। 32 के अंदर बालकों को जो भी शिकायत है लिखित, उसमें जो भी है इसमें लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और 33-34 में सलाहकार समिति थी। 35 में मैंने अभी आपको बताया, एक पहले अभी धारा आई थी उसमें अधिसूचना का वर्णन था। धारा 20 के अंदर, 35 के अंदर मार्गदर्शी दिशा निर्देश आ गए, तो ये अच्छे से कर लें। 36 में तो स्थानीय अधिकारी के बिना कंप्लेंट नहीं हो सकती। 37 में कोई परोपकार का काम है तो उस पर कंप्लेंट नहीं होगी। 38 के अंदर राज्य सरकार चाहे तो ध्यान में रखते हुए आरटीई में अमेंडमेंट कर सकती है, मतलब अमेंडमेंट का अधिकार धारा 38 में लिखा गया है। ठीक है, कक्षा 1 से 5वीं तक शैक्षिक दिवस है 200, 6ठी से 8वीं 220। आप ऐसे याद करो, 200 220 शैक्षिक दिवस। कलांश 800 1000। ऑब्वियस सी बात है कि छोटी क्लास है तो कम होंगे, बड़ी क्लास है तो ज़्यादा होगा। प्रतिदिन 4 घंटे 4.5 घंटे। और अगर अपने इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो लैंगिक भेदभाव के बिना गुणवत्ता युक्त शिक्षा, ये कब दिया गया? 5 जनवरी 2020 को। आदर्श वाक्य आरटीई का ज़रूर याद रखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छे से इसे समझ लें।
कोई भी अगर इसमें आपको दिक्कत लगती है तो आप एक बार इसे फिर से रिपीट करें। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और एक हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए।